करते हैं। जो एनसीईआरटी की पुरानी वाली बुक है उसमें ये चैप्टर 9 है, और जो एनसीईआरटी की नई वाली बुक है उसमें ये चैप्टर जो है वो 7 है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा एक चैप्टर जो केमिस्ट्री का था वो पूरी तरह से डिलीट हो चुका है, राइट। पहले ये बेचारों का चैप्टर और भी चेंज हो गया था, बट चलो। और चैप्टर जो है वो देखो, यहाँ पे मैं आर स्मॉल नहीं लिख रही, कैपिटल लिख रही हूँ। एक क्वेश्चन के साथ चैप्टर तुम्हारा शुरू हो रहा है, और चैप्टर का नाम क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। यानी कि तुमसे पूछ रहे कि कौन सा वे है ऑर्गेनिजम्स का, ऑर्गेनिजम्स कौन सी चीजें आ गई यहाँ पे, लिविंग थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, और लिविंग में मेनली हमारा क्या आ जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज आ जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो तुमसे यही चीज क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो तीनों चीजें हैं ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। रिप्रोड्यूस, री वर्ड जहां कहीं भी लगा हो, री का क्या मतलब होता है, दोबारा, अगेन, ठीक है। प्रोड्यूस का क्या मतलब है, टू बिल्ड, टू मेक। तो रिप्रोड्यूस करना क्या है, किस चीज को रिप्रोड्यूस करना है, ऑर्गेनिज्म, ऑफस्प्रिंग को क्या पैदा करना है, बच्चे पैदा करने हैं, क्या पैदा करने हैं, बच्चे। तो बच्चों को हम क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग, ठीक है, समझ गए। तो जो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के अंदर डिपेंडिंग ऑन कि ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है, वेदर ऑर्गेनिज्म जो है वो लोअर लेवल का है, हायर लेवल का है, उसकी डेवलपमेंट कितनी है, यूनिसेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर है, ठीक है, उसमें वेदर इट्स बेयरिंग फ्लावर्स और नॉट, उन सभी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, ठीक है। बिफोर नोइंग द चैप्टर, कुछ एक चीजें हैं विच वी विल बी डीलिंग अंडर दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड वी अज्यूम दैट यू नो इट, ठीक है। बट अजम्पशन पर तो चीजें चलती नहीं है, कि चलती है, नहीं चलती ना। तो आपने क्लास 7 में और क्लास 8 में, आई एम अगेन रिपीटिंग, क्लास 7 में और क्लास 8 में आपने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में किया हुआ है। 7th में आपने किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और 8th में आपने किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग के स्पेशली आप लोगों ने इसके बारे में रीड किया है। इफ यू रिमेंबर समथिंग, तो हमारा जो अजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, सही। अगर आप रिमेंबर नहीं करते हो या आपको याद नहीं है तो हो जाएगी गलत, ठीक है। तो इसीलिए अजम्पशन के ऊपर छोड़ते नहीं है। लेट्स डू द की टर्म्स फर्स्ट, कि आप लोगों को आइडिया भी है या नहीं है, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो विल जस्ट डू वन आफ्टर अनदर, ठीक है। तो सबसे जो पहला हमारा टर्म आएगा की पॉइंट्स में, वो आ जाएगा रिप्रोडक्शन। जो प्रोसेस है हमारा रिप्रोड्यूस करने का, उसको हम कह देते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि TION अगर सफिक्स लगाए कहीं पर भी तो उसको क्या याद रखोगे, डेफिनेशन, द प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। अब रिप्रोड्यूसिंग क्या, अभी बताएं, ऑफस्प्रिंग, ठीक है, इज टर्म्ड एज रिप्रोडक्शन। तो यहीं पे ऐसे लिख लो, और मल्टीपल भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कौन से टाइप का हमारा रिप्रोडक्शन है, ठीक है। कितने टाइप का, 2, कौन कौन सी, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो जब कभी भी आ जाए ये तुमने लिखना ही लिखना है, राइट। अब यहाँ पे कुछ एक टर्म्स जो समझा रही हूँ उसको भी साथ में समझते जाना। अगर प्रीफिक्स अ लगा है, अगर प्रीफिक्स क्या लगा है, अ, तो इसका मतलब है
विदाउट या फिर नॉट, ठीक है। और सेक्सुअल का क्या मतलब हुआ? विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स। और जब तुम फॉर्म्स वगैरह फिल करते हो तो सेक्स का क्या मतलब मेल एंड फीमेल, जेंडर, आजकल ट्रांसजेंडर्स भी आ गई है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस, यानी कि ना तो मदर फादर के दोनों की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगी, यानी यहाँ पे जो काम चलेगा वो कौन करेगा? सिंगल पेरेंट काम करेगा। क्या होगा? सिंगल पेरेंट। एंड सेक्सुअल का क्या मतलब हुआ? कि जहाँ पे सेक्सेस की इन्वॉल्वमेंट है, यानी पेरेंट्स क्या है? मल्टीपल, मदर भी है एंड फादर भी है, यानी कि बोथ द सेक्सेस मेल एज वेल एज फीमेल की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए अगले पार्ट टर्म पे, अगला है आपका गैमीट। टर्म सुना है, याद नहीं आ रहा। 7th 8th में पढ़ा तो था। तो होता क्या है? फॉर्मुलेशन। गैमीट्स को ही हम सेक्स सेल्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सेक्स सेल्स, राइट। और सेक्स सेल्स जो है वो हमारी दो टाइप्स की हैं। एक है हमारा स्पर्म, और स्पर्म किसके अंदर है? मेल के अंदर। और जो दूसरा है वो है ओवा, या फिर हम क्या कह देते हैं? एग, ठीक है। ओवा प्लूरल को कहते हैं, और प्लूरल इसका जो है सिंगुलर वो होता है ओवम। सिंगुलर क्या है? ओवम, ठीक है। अब ये किसके अंदर आ जाएगा? फीमेल के अंदर, राइट। गैमीट्स क्लियर है? चलिए अगले वाले पे। अब ये एक और याद रखना कि गैमीट्स जो है इट विल कैरी जेनेटिक मटेरियल। क्या कैरी करेगा ये? जेनेटिक मटेरियल। यानी जो कई कहते हैं ना कि इसकी आंखें बिल्कुल पापा की ऊपर गई हैं, इसके बाल दादी जैसे हैं, या ये नानी जैसी है, तो वो चीजें कौन कैरी कर रहा है? गैमीट, ठीक है। इसके अलावा जो अगला टर्म तुम लोग करोगे दैट विल बी ज़ाइगोट। व्हाट इज दिस? ज़ाइगोट, ठीक है। तो ज़ाइगोट क्या है तुम्हारा? इसको हम कह देते हैं, टर्म ऐसे याद रखना, इट इज टर्म्ड एज फर्टिलाइज्ड एग। क्या कहते हैं इसको? फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। ज़ाइगोट की फॉर्मेशन कैसे होती है? तुम लोगों ने, अगेन मैं बार बार कह रही हूँ कि तुम लोगों ने ये क्लासेस में कर रखी है। ज़ाइगोट क्या है कि जब कभी भी मेल गैमीट क्या हो गया हमारा? स्पर्म। क्या हो गया? स्पर्म। इसकी फ्यूजन होती है किसके साथ? फीमेल गैमीट के साथ, यानी एग के साथ। तो इक्वल्स टू क्या फॉर्म होता है? ज़ाइगोट, ठीक है जी, प्लस फीमेल। चलिए आगे नेक्स्ट टर्म। जब मैंने फ्यूज वर्ड लिखा है, फ्यूज इज ऑल्सो टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन। क्या टर्म आ गया? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? The fusion, the process of fusion of The process of fusion of male and female gametes to produce zygote. Very good. The process of fusion of male and female gamete to form zygote. ठीक है जी। अगला टर्म देखो, प्यूबर्टी। एडोलसेंस में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। क्या होता है प्यूबर्टी? The phase डेफिनेशन मम्मी पापा की जो नहीं वो तो जीन्स होते हैं, डीएनए वगैरह। प्यूबर्टी the phase of सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो अपीयर होना शुरू होगा। बट जो क्या फेज कुछ कह रही थी the तो phase of changes डेफिनेशन नहीं आता, बस इतना याद है कि जब चेंजेस सेक्शन, बस तुझे इतना पता है कि फेज ऑफ है ना? फेज होता है चेंज का, ठीक है जी। द फेज ऑफ अटेनिंग
सेक्सुअल मैच्योरिटी, द फेज ऑफ अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी कि जब तुम ना 12-13 साल के होते हो तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा धीरे धीरे जो सेक्स ऑर्गन्स है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जब हम सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो 2 टाइप की चेंजेस तुम्हारी बॉडी में देखी जाती हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा क्या होता है, हार्मोनल चेंज। ठीक है, जब तक तुम 10 साल की हो तुम्हें किसी अपोजिट सेक्स के टुवर्ड्स ना अट्रैक्शन नहीं फील होती है, राइट? लेकिन जैसे तुम 11वें साल में एंटर करते हो, 12वें साल में एंटर करते हो, तो मैंने बार बार बोला ना, केमिकल लोचा अपीयर्स। ठीक है, तो दैट केमिकल लोचा, दैट मींस यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड। तुम्हें लगता है यार क्या हैंडसम लड़का है ना, या लड़की कहते हो की कुड़ी है यार भाई एक दूसरे को नहीं देखना, ठीक है, मतलब की कुड़ी है यार, मजा आ गया, राइट? मतलब whether you express it or not, that is up to value। हमें ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट द एज। ये क्या है, हमारा वैल्यू सिस्टम है। क्या है ये? वैल्यू सिस्टम है, ठीक है। लेकिन जो हॉर्मोन्स यहाँ से क्या है, छलांगे मारना शुरू करता है। यहाँ पे तुम्हारे हॉर्मोन्स क्या होते हैं, छलांगे मारना शुरू करता है। तो यहाँ पे अगर हॉर्मोन्स को तुमने कंट्रोल कर लिया, वो जो मैं वैल्यू सिस्टम की बात कर रही हूँ, तो भी तुम्हें पता है पढ़ाई पे ध्यान लग जाएगा। अगर वो हॉर्मोन्स को कंट्रोल नहीं किया और गलत ट्रैक पे चले गए, ठीक है, फिर तो भगवान जाने, नीलवती सन्नाटा, ठीक है। एंड यू विल फाइंड सो मेनी पीपल गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड दीज डेज, स्पेशली ये जो 9th से लेकर 12th तक का फेज है ना, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो ये जो प्यूबर्टी और ये सब था सीबीएसई में 12th क्लास में, अभी भी है, ठीक है ना, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड ऑल दैट। बट देन अभी देखते हुए कि भी लोग जो है इतना कुछ टीवी में देख रहे हैं सारी चीज़ें, तो इनको दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग। क्या होता था, हम लोग जब पढ़ते थे ना, उसी टाइम ऐसे सीरियल्स वगैरह आया करते थे, राइट? मोहब्बतें, स्कूल क्लासरूम फ्लर्ट्स, ये वो, कि तुम्हें लगता था ना दीज आर नॉर्मल, बट दीज आर नॉट नॉर्मल, दीज आर नॉट नॉर्मल। और उसी नॉट नॉर्मल को सिखाने के लिए 8th क्लास में तुम्हें एडोलसेंस, रिप्रोडक्शन पढ़ाया गया था कि बेटा जो चेंजेस हो रही है वो नॉर्मल है, ठीक है। अभी टाइम है अपने माँ बाप के कंट्रोल में आ जाओ, टीचर्स के कंट्रोल में आ जाओ, अदरवाइज तो फिर पता ही है ना। तो दिस इज प्यूबर्टी। क्या हो गया, द फेज ऑफ अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। और प्यूबर्टी कब बिगिन होता है, जैसे एडोलसेंस एज में एंटर करते हो, ठीक है। अर्लियर इट वाज 13, अब क्या हो गया, प्री हो गया, 10 साल में भी लोग प्रेग्नेंट होने लगे, ठीक है। अगेन किस चीज़ के लिए, क्योंकि तुम्हें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलती है, तो जो गंदी गंदी चीज़ें देखोगे, गंदी क्यों बोल रही हूँ मैं, हालांकि ये गंदी चीज़ें नहीं है, इट्स अ वे ऑफ ग्रोइंग द पॉपुलेशन, ठीक है। बट गंदा वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस एज में ये गंदा है, इस एज में क्या है, ये गंदा है। यू शुड नो कि कब, अभी 19 साल तक, 18, 19, जब तक एडोलसेंस तुम्हारा कंप्लीट होता है, तब तक तुम अटेन कर रहे होते हो। क्या अटेन कर रहे होते हो, सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी, देखो अगर गलतियां करोगे तो फिर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। कई हैं जो बाद में प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, लड़की हैं जिनमें इरेक्शन ही खत्म हो जाती है ना, दे आर नॉट एबल टू होल्ड अ बेबी, स्पर्म्स ही नहीं बनते उनमें, राइट? तो ये चीजें क्यों होती हैं, क्योंकि हम इस एज में क्या है, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंड हम कहाँ से करेंगे, या तो टीचर्स कराएंगे या पेरेंट्स कराएंगे, है ना। पेरेंट्स हमारे इतने ओपन नहीं होते कि बातें कर सकें, राइट? और जो टीचर्स है वो कहते हैं हाय ये भी पढ़ाना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यू मस्ट हैव सीन, कई टीचर्स क्या कहते हैं, ये चैप्टर इग्नोर कर देते हैं, they will be just reading asexual वाला थोड़ा समझा दिया, हाँ जी ये होता है, they won't be explaining these things। और 90% बच्चे, मैं बार बार कह रही हूँ, 9वीं से 12वीं तक, 9th से लेकर 12th तक जो सुधर गए वो सुधर गए। उसके बाद उनको पता है कि हाँ भी, उनमें ना इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि हाँ भी हमने कुछ करना है, करियर में आगे बढ़ना है, नहीं तो ठीक है ना, फिर बाद में they face so many प्रॉब्लम्स। और एक बार जब हैबिचुएट हो जाते हैं ना उन चीज़ों को, तो कोई नहीं रोक सकता बेटा, क्योंकि वो हमारी क्या हो गई,
आदत हो गई, जब हमें आदत हो गई कि लोगों को ताड़ना है, जब हमें आदत हो गई, आई एम सीरियस अबाउट, क्योंकि ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है, यू बॉयज विल ऑल्सो बी एग्रीइंग ऑन माई पॉइंट, इजंट इट, ठीक है, जब तुम लोग देखोगे कि हाँ भाई मेरी आदत ही यही हो गई है कि भाई मुझे ग्रूम कर होना है, मुझे तैयार होना है, किसके लिए तैयार होना है, खुद के लिए नहीं तैयार होना है, किसके लिए तैयार होना है, हाँ, कि आई शुड गेट एन एडमिरेशन, कि हाँ भाई मुझे लोग एडमायर करें, वाई डू आई नीड एनीबडीज एडमायरेशन, क्यों, और वैलिडेशन ही क्यों चाहिए कि मैं सुंदर दिख रही हूँ, मैं हूँ सुंदर यार, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, मुझे क्या मैं वो फैंसी से हील वाले सैंडल्स और वो अजीब अजीब से कपड़े डालकर जाऊंगी, देन ओनली आई विल बिकम ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल हो तुम, हर भगवान की हर क्रीचर क्या है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल, राइट, बट देन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी हम अटेन कर रहे हैं, क्या अटेन कर रहे हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी, और सेक्सुअल मैच्योरिटी में सिर्फ सेक्स ऑर्गन नहीं आ रहा, बार बार मैं बात कर रही हूँ, साथ में क्या मैच्योर हो रहा है, तुम्हारे हॉर्मोन्स, ठीक है, तो हॉर्मोन्स उछलेंगे, उनको क्या करना है, कंट्रोल करके रखना, नहीं तो तुम हॉर्मोन्स के कंट्रोल में आ जाओ, समझ गए भाई, तू आ तो नहीं रहा डरा रहा था ना भी, चलो यहाँ तक कोई डाउट बचे, No. पक्का, तो वन आफ्टर अनदर वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स, ठीक है, तो आज की डेट में हम करते हैं, रुक जा, तो रात बीच में मुझे खोलते हुए टाइम लग जाता है। हाँ जी, तो जब तीसरा टाइप हो गया था, चौथा टाइप है स्पोर फॉर्मेशन, पांचवा टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और कोई टाइप रह गया, और कोई टाइप रह गया, जल्दी, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ओके, और कोई, और कोई, दिमाग लगाओ थोड़ा, और कोई पार्ट, रीजनरेशन, वेरी गुड, एक और टाइप आ गया तुम्हारा, सिक्स्थ टाइप, रीजनरेशन, कोई और टाइप रह गया, नहीं चल रहा, टिश्यू कल्चर होता है, बट हम उसको अलग से लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें ना एग्जैक्टली हम पार्ट्स जो है टिश्यू कल्चर हम सेक्सुअल में भी डाल सकते हैं और सेक्सुअल में भी डाल सकते हैं, टिश्यू कल्चर नॉर्मली जब हमें क्लोन्स वगैरह बनाना होता है ना, तो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर जैसे राइस वगैरह का तुमने देखा होगा कि जो लेबोरेटरीज हैं उसके अंदर प्रिपेयर की जाती है कोई वैरायटी, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम अलग से करेंगे, जस्ट रिमाइंड मी अबाउट द सेम। तो टोटल तुम्हारा जो ये आ गया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कितने टाइप का, 6 टाइप, ठीक है, सारे टाइप्स याद हो गए, अब वन आफ्टर अनदर जरा देखें क्या क्या है, तो जो सबसे पहला पार्ट है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, सबसे पहला पार्ट हमारा कौन सा है, बडिंग को अगर तुम देखोगे तो बडिंग में जो मेन वर्ड हमने यूज करना है वो क्या होता है, बड, क्या वर्ड यूज होता है, बड, ठीक है, ये मेनली तुम्हारे बुक में भी दिया होगा और उसमें भी दो केसेस के अंदर करोगे, एक करोगे तुम यीस्ट के अंदर और दूसरा करोगे हाइड्रा के अंदर, किसके अंदर करोगे, यीस्ट के अंदर एंड हाइड्रा के अंदर। तो बड को जब मैंने अंडरलाइन किया है ना, तो तुम बडिंग क्या लिखोगे, इट इज अ मोड ऑफ, मोड मतलब टाइप, क्या है ये, मोड, देखो यहीं पे मैं लिख देती हूँ, इसको हम क्या कह देंगे, मोड लिख देंगे, या फिर क्या लिखेंगे हम, टाइप। तो जो इनमें से किसी की भी अगर डेफिनेशन लिखने के लिए बैठोगे ना, तो तुमने पहला लाइन ही क्या शुरू करना है कि इट इज अ मोड ऑफ
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहली लाइन तुम्हारी यही होनी चाहिए, इनमें से चाहे किसी के बारे में भी लिखा, ठीक है। अब इन विच जो रिप्रोडक्शन होगी वो किसके थ्रू होगी? बड के थ्रू। किसके थ्रू होगी? बड के थ्रू। और इस बड को ना हम एक आउटग्रोथ का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कि भी बाहर को ना एक आउटग्रोथ निकल जाता है। अब देखो जरा ध्यान से, मैं तुम्हें ना इनके स्ट्रक्चर्स भी करा रही हूँ, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू। जो यीस्ट का स्ट्रक्चर होता है ना, वो देखो ऐसा होता है। ये होता है तुम्हारा पेरेंट यीस्ट। ये कौन सा होता है तुम्हारा? पेरेंट यीस्ट। इसके अंदर क्या बना दोगे? न्यूक्लियस। अब धीरे धीरे इसके ऊपर क्या होगा कि छोटे छोटे ना बर्ड्स जो है वो ऑरिजिनेट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और जैसे ही ये बर्ड्स जो हैं वो मैच्योर हो जाएंगे, जैसे ही ये बर्ड्स क्या हो जाएंगे? मैच्योर हो जाएंगे, तो ये क्या होगा? पेरेंट से टूट जाएंगे, और जितने इसके बर्ड्स थे वो उतने ज्यादा नया क्या हो जाएगा? और ज़्यादा नई ऑफस्प्रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? नई ऑफस्प्रिंग बन जाएगी। यानी एक तो आइडेंटिकल और दूसरा क्या है? मल्टीपल। ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा होगा या दो ही होंगे या तीन ही होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स कैन बी जनरेटेड। बात समझ में आ गई? पक्का? तो इसको जब लेबल भी करोगे ना, तो ये क्या लिखोगे तुम? पेरेंट यीस्ट। और ये सारे तुम्हारे क्या आ गए? बर्ड्स, which grow as offspring। ठीक है। और यहाँ पे साथ में क्या लिख लोगे? gets detached या टूट जाते हैं, ब्रेक after attaining what? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी। तो फिर मैच्योरिटी याद रखना, ठीक है। आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी, ठीक है। तो प्यूबर्टी के टाइम इसीलिए शादी की एज भी कितनी कर दी थी? 18+, क्योंकि मैच्योरिटी अभी तक आई ही नहीं है। मैच्योरिटी कब आएगी? जब हम 19-20 के हो जाएंगे, ठीक है। बट उसके बाद डिलीवरी नहीं करनी। एनी डाउट? हाइड्रा वाला भी डायग्राम देख ले। अब देखो जो हाइड्रा का डायग्राम बनता है वो कैसे बनेगा? हाइड्रा ना सबस्ट्रेट होता है, ऐसे करके ये अटैच होता है इसके अंदर, ठीक है। और इस पे ना तुम देखोगे कि तुम्हें जैसे पत्ते नहीं होते नारियल के पत्ते, उस टाइप से ना ये चीजें ऐसे आउटग्रोथ हुई पड़ी होती है इसकी। टेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? राइट। हाइड्रा में ये टेंटिकल्स आ गई ऊपर वाली, और ये क्या हो गया? सबस्ट्रेट आ गया। क्या आ गया? सबस्ट्रेट या सबस्ट्रेटम कह देते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा मेनली वाटर है, या उसमें जो वाटर वाले कीचड़ वगैरह होता है उसके अंदर क्या है? ये एम्बेडेड होता है, राइट। अब इसमें होता क्या है? छोटा सा इसके साथ क्या होगा? एक आउटग्रोथ सा, छोटू सा जो है वो क्या होगा? ऐसे करके ग्रो हो जाएगा। राइट। अब धीरे धीरे ये क्या करेगा? मैच्योर होगा। मैच्योर होगा, और मैच्योर होते ही ये क्या होगी? यहाँ से क्लीवेज हो जाएगी। एक वर्ड याद रखना, टूटने को या डिटैच होने को हम क्या कह देते हैं? क्लीवेज। क्लीवेज यानी ब्रेकडाउन, ठीक है। तो जैसे ही क्लीवेज हुई ये क्या होगा? टूट गया, और टूटने के बाद क्या बनाया? यहाँ पे एक नया जो है तुम्हारा हाइड्रा बन गया, जो अगेन क्या करेगा? ग्रो होना शुरू हो जाएगा। समझ गए? ये क्या था तुम्हारा? पेरेंट हाइड्रा। ये क्या था? आउटग्रोथ ऑन पेरेंट हाइड्रा, ठीक है। और ये आउटग्रोथ धीरे धीरे क्या फॉर्म कर लिया? बड फॉर्म कर लिया, और ये बड फिर डिटैच होगा अगले में, और उसके बाद एक नया हाइड्रा बन जाएगा। समझ गए? कोई डाउट?
इसी को वर्डिंग्स में तुमने प्रॉपर लिखना है। एंड जितने भी मार्क्स का है, मतलब 1 नंबर का आएगा तो डेफिनेटली यू वोंट बी, बट देन 2 नंबर 3 नंबर का आ जाए तो तुमने इसका डायग्राम भी साथ में ड्रॉ कर देना, समझ गए। और इसको स्टेप्स में, पहले स्टेप में अकेला हाइड्रा, दूसरे में हल्का सा आउटग्रोथ, ठीक है, जैसे बना रखा है, तीसरे में क्लीवेज शो कर देना, और चौथे में एक पेरेंट हाइड्रा और एक ऑफस्प्रिंग हाइड्रा। क्लियर हो गया? कम से कम 3 स्टेप्स के अंदर सेम इसको भी क्या करोगे, पहले पेरेंट यीस्ट, फिर उसके ऊपर बर्ड्स बना दोगे एंड बर्ड्स की क्लीवेज शो कर दोगे, एंड उसके बाद नए इतने सारे यीस्ट जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, चले अगले पार्ट पे। सेकेंड है तुम्हारा फिजन, दूसरा क्या है तुम्हारा फिजन। अब फिजन को जरा ध्यान से देखो, अरे यार इसकी डायग्राम भी लेनी थी। जो सेकेंड वाला आपका फिजन है, उसको ना, फिजन में क्या मतलब होता है, तुमने 2 टाइप के रिएक्शंस किए होंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन सुना होगा। फ्यूजन मतलब जब मिलके एक बनाते हैं, फिजन मतलब टूट के बहुत सारे बना लो, 2 बना लो, जितने मर्जी बना लो, ठीक है। तो फिजन जो तुम्हारे उसमें सिलेबस में है, अभी तक तुम्हें सिर्फ एक टाइप का फिजन पता था, जो अभी कुछ देर पहले किसी ने बोला भी था, बाइनरी फिजन। यहाँ पे 2 टाइप के फिजन करोगे, वन विल बी बाइनरी, वन विल बी बाइनरी फिजन, एंड द सेकेंड विल बी मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, ठीक है। इनकी जो डायग्राम्स है वो भी तुम्हारी बुक में गिवन है, राइट। और ये आता है कि इनके एग्जाम्पल्स लिखो। बाइनरी वाला बहुत बार रिपीट हो चुका है तो इतना ज़्यादा नाम भी नहीं, बट मल्टीपल वाला तो तुम्हारे लिए नया टॉपिक है, तुम भी सुनते ही, ठीक है। डायग्राम मिल जाएगा एनसीईआरटी में, बता देना मुझे। बाई वर्ड का क्या मतलब, सिंगल, डबल डबल, टू। बाई का क्या मतलब, टू। तो अगर वन पेरेंट क्या है, वन पेरेंट 2 ऑफस्प्रिंग बनाए, कितने ऑफस्प्रिंग बनाए, 2, तो वो कौन सा फिजन, बाइनरी फिजन, याद रहेगा। एक पेरेंट अगर 2 ऑफस्प्रिंग में यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो कौन सा फिजन, बाइनरी फिजन। अगर एक पेरेंट कितना है, एक है, और वो बहुत सारे, काउंट भी नहीं कर सकते, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर ले, जो सारे ऑफस्प्रिंग बन जाए, तो भाई क्या होगा, मैनी ऑफस्प्रिंग्स बना ले, तो वो कौन सा हो गया तुम्हारा, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन। मिला डायग्राम, तुम्हारे बिल्कुल साइड में एक डायग्राम बना हुआ है, क्या कहते हैं, बाइनरी का नहीं, मल्टीपल का बना होगा। मिल गया, एक समंदर सा तुम्हें लग रहा होगा, क्या लिखा है, मल्टीपल फिजन, आ जाओ कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। अभी मैं कराऊंगी। बाइनरी फिजन जो है तुम्हारा, इसमें ध्यान से देना रखना, ये तुम लोग बार बार कर चुके हो। तो बाइनरी फिजन तुम्हारा किस में होता है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या है ये स्ट्रक्चर, किसका है, अमीबा। क्या है ये, अमीबा। अब अमीबा क्या ना, देखना जरा, ये है तुम्हारा जो है वो आउटर कवरिंग हो गई, यानी सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो जाएगा, और ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। तीनों लेबलिंग्स क्लियर है। अब इसमें 2 पार्ट्स हैं। अमीबा जब ग्रो करता है तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, इलोंगेट हो जाएगा। सबसे पहला क्या इलोंगेट हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो इलोंगेट हो गया, ठीक है। एंड सो इज द साइटोप्लाज्म। तो जो इसका तुम्हारा न्यूक्लियस है वो भी क्या शो करेगा, इलोंगेशन, ठीक है। अब धीरे धीरे देखो जरा,
तुम्हारा जो सेल मेम्ब्रेन है इट विल रिमेन लाइक दिस ओनली, बट जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या करेगा, धीरे धीरे पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। समझ गए? एंड उसके बाद यहाँ पे क्या होगी, क्लीवेज, एंड जैसे ही हुआ ये फर्दर क्या होगा, क्या बन गया ये, 2 मिनट। ठीक है। अच्छा, ऑफस्प्रिंग्स की जगह एक और वर्ड हम यूज करते हैं, क्या कहेंगे, डॉटर सेल्स। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा आ गया, पेरेंट सेल, और वो क्या आ जाएगा, डॉटर सेल्स लिखेंगे, डॉटर सेल्स, राइट। हाँ, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन। वो कहते हैं डॉटर ही क्यों बोलते हैं, सन सेल क्यों नहीं बोलते हैं। ये बहुत हर बार 10th का कोई ना कोई बच्चा ये पक्का पूछता है कि मैम वाई डॉटर सेल्स, वाई नॉट पेरेंट सेल्स, सॉरी सन सेल्स। ठीक है, हाँ लड़की पूछते होंगे ना, हाँ लड़कों को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा याद आ जाता है, इसलिए कहते हैं बेटा डॉटर सेल्स, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जो मेन टेंडेंसी होती है टू जनरेट द ऑफस्प्रिंग वो किसके ऊपर होती है, मदर के ऊपर। ठीक है, तो मदर के ऊपर जब होती है तो मदर से क्या बना, डॉटर, मदर यानी फर्दर जो डॉटर होगी वो क्या होगी, कभी ना कभी माँ बनेगी, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है, तो हम कंसिडर करते हैं कि हाँ भी वो मदर ही होगी जो आगे जो है वो चला। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऐसे फीमेल, मदर, वो पेरेंट सेल्स होते हैं। देखो उसमें फीमेल और मेल तो है ही नहीं, मैंने कहा कंसिडर, ठीक है, मेल और फीमेल तो है ही नहीं ना उसके अंदर कि हाँ भी ये मेल है ये फीमेल, एक सिंगल पेरेंट है वही इन्वॉल्व है, राइट। लेबलिंग तुम्हें क्लियर हो गई थी बेटा कि लिखो यहाँ पे पक्का। ये तुम्हारा कौन था आउटर कवरिंग, सेल क्या, एक बार फिर से लिख देती हूँ मैं, ये वाला क्या था, साइटोप्लाज्म, एंड देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, याद रहेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, इलोंगेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना जैसे साइटोप्लाज्म होगा। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस elongates, न्यूक्लियस क्या होगा, elongates to cause cleavage। ठीक है जी, चलिए अगले वाले पॉइंट पे। के अंदर तुम क्या शो करोगे कि एक तुम्हारा ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है कि बहुत सारे, देखो डायग्राम बनाने का मैं एक वे आउट बता देती हूँ, ठीक है, ताकि तुम एक बार में बहुत सारे जो है वो डायग्राम्स बना सको। राइट, और सबके बीच में क्या करना, ये मेनली ना पैरासाइट्स के अंदर होता है, किसके अंदर होगा, पैरासाइट्स। तुम्हें सबके एग्जांपल साथ के साथ बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये मेनली पैरासाइट्स के अंदर होगा, और जो पैरासाइट है वो कौन सा है, मलेरियल पैरासाइट है। कौन सा है, मलेरियल पैरासाइट, जो तुम्हें बीमारी कॉज करता है, मलेरिया, पता है ये तुम्हें। और जो ये है, तुम लोग कहोगे मैम ये तो मच्छर से होता है, यही पता है ना तुम्हें कि फीमेल एनाफिलिस जो है वो काटती है और उसके बाद हम बीमार हो जाते हैं, मलेरिया हो जाता है वही। लेकिन फीमेल एनाफिलिस की जो उसका जो मेन सूंड होता है उसमें क्या, उसके अंदर एक क्या है, पैरासाइट है, और उस पैरासाइट का नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मोडियम। क्या है ये, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है तुम्हारा, ये कौन सी फिजन होती है इसमें, मल्टीपल फिजन।
कि भाई एक पेरेंट से, इसीलिए कहा जाता है कि अब यहाँ पे तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड क्या आएगा, तुमने देखा होगा कि पानी के जितने सोर्सेज हैं, कहते हैं इस रेनी सीजन में स्पेशली कहीं पर भी पानी मत जमा होने दो, अगर कूलर वगैरह भी है तो उसको क्लीन करके रखो। इवन साफ पानी में भी मच्छर जो है वो अंडे दे देती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों कहा जाता है, या उसके अंदर कोई ना कोई केरोसिन ऑयल डाल देना चाहिए, कि केरोसिन ऑयल क्यों, वो एक फिल्म सी लेयर सी बना लेगी एंड इट विल कट द सप्लाई ऑफ एयर विद वाटर। तो अगर अंडे देगी भी तो अंडा ब्रीड नहीं कर पाएगा और ऊपर चला जाएगा, समझ गए। और इनका लाइफ पीरियड होता है, तो कहीं पे भी स्टेगनेंट जो वाटर है, खड़ा वाला जो पानी है, वहाँ पर क्या करेगा, ये एक एग देगा और एक क्या होगा, कौन सा फिजन, बहुत सारे समझ गए। तो सोचो जरा, मल्टीपल इकट्ठे एंड उसके बाद हियर बीमारी, देयर बीमारी, एवरीवेयर बीमारी, है ना। तो क्लेanliness इज द की टू सेव बीमारी।